प्रकाशिक तंतु ऑप्टिकल फाइबर, इसका जनक जो है चार्ल्स के काव को माना जाता है। कौन? ऑप्टिकल फाइबर के चार्ल्स के काव को। यह जो है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। ऑप्टिकल फाइबर किस पे? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। इसमें प्रत्येक रेशे की मोटाई जो है 10⁻⁻4 सेंटीमीटर होती है। कितनी? 10⁻⁻4 सेंटीमीटर ऑप्टिकल फाइबर की। वक्री मार्ग होता है इसमें। आरिस्कोप या ऑटोस्कोप कान के आंतरिक भाग के निरीक्षण के लिए प्रयोग किया जाता है। आरिस्कोप या ऑटोस्कोप कान के आंतरिक भाग के निरीक्षण के लिए प्रयोग किया जाता है। गैस्ट्रोस्कोप पेट के निरीक्षण के लिए। गैस्ट्रोस्कोप पेट के निरीक्षण के लिए। ब्रोंकोस्कोप गले और फेफड़े के निरीक्षण के लिए। ब्रोंकोस्कोप गले और फेफड़ों के लिए। गैस्ट्रोस्कोप पेट के लिए। आरिस्कोप और ऑटोस्कोप कान के आंतरिक भाग के लिए प्रयोग किया जाता है। अवतल लेंस से प्रतिबिंब हमेशा वस्तु की ओर ही लेंस तथा फोकस के बीच बनता है। यह आभासी, सीधा तथा वस्तु से छोटा होता है। अवतल लेंस कैसा होता है? आभासी, ASC आभासी, सीधा और छोटा। आभासी, सीधा, छोटा अवतल लेंस में। आभासी, सीधा, छोटा। आभासी, सीधा, छोटा किस में बनता है? अवतल लेंस में। और प्रतिबिंब हमेशा वस्तु की ओर ही लेंस तथा फोकस के बीच बनता है। किसके किसके बीच? लेंस और फोकस के बीच बनता है। आभासी बनता है, सीधा बनता है अवतल लेंस में, और छोटा बनता है अवतल लेंस में। ASC। संयुक्त लेंस की फोकस दूरी का सूत्र है। दो लेंसों को परस्पर सटाकर रखने से बने लेंस को संयुक्त लेंस कहते हैं। उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक और अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक होती है। उत्तल लेंस की कैसी होगी? धनात्मक, और अवतल लेंस की ऋणात्मक होती है। लेंस की क्षमता में परिवर्तन। लेंस को किसी द्रव में डुबोने पर उसकी फोकस दूरी व क्षमता दोनों बदल जाती है। लेंस को किसी द्रव में डुबोने पर उसकी फोकस दूरी व क्षमता दोनों बदल जाती है। यह लेंस एवं द्रव के अपवर्तनांक पर निर्भर करता है। यह लेंस एवं द्रव के अपवर्तनांक पर निर्भर करता है। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, डिस्पर्शन ऑफ लाइट। विबगोर होता है VIBGYOR। बैगनी रंग का तरंग दैर्घ्य जो होता है 3969 एंगस्ट्राम होता है। बैगनी का कितना? 3969 एंगस्ट्राम। नीला रंग का तरंग दैर्घ्य 4861 एंगस्ट्राम। पीला का 5893 एंगस्ट्राम। और सर्वाधिक लाल का होता है 6563 एंगस्ट्राम। लाल का सर्वाधिक होता है, बैगनी का सबसे कम होता है। 1666 में न्यूटन ने पाया कि भिन्न भिन्न रंग भिन्न भिन्न कोणों से विक्षेपण होते हैं। जैसे कांच में बैगनी रंग के प्रकाश की चाल सबसे कम तथा अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। कांच में बैगनी रंग के प्रकाश की चाल सबसे कम तथा अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है, तथा लाल रंग की चाल सबसे अधिक और अपवर्तनांक सबसे कम होता है। बैगनी का अपवर्तनांक सर्वाधिक होता है और लाल का अपवर्तनांक सबसे कम होता है। इसी के बीच में होती हैं सब। बैगनी रंग के प्रकाश की तरंग दैर्घ्य सबसे कम व लाल रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक। प्रकाश की तरंग दैर्घ्य को एंगस्ट्राम में मापते हैं। इंद्रधनुष भी होते हैं। इंद्रधनुष परावर्तन
पूर्ण परावर्तन तथा अपवर्तन द्वारा वर्ण विक्षेपण का सबसे अच्छा उदाहरण इंद्रधनुष है। इंद्रधनुष परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन तथा अपवर्तन द्वारा वर्ण विक्षेपण का सबसे अच्छा उदाहरण इंद्रधनुष है। इंद्रधनुष दो प्रकार के होते हैं, एक प्राइमरी रेनबो और एक द्वितीय सेकेंडरी रेनबो। तो प्राइमरी में क्या होता है, प्राइमरी सूत्र ये दो, प्राइमरी समझिए 21 और द्वितीय का 22। 21 का मतलब जब बूंदे पर आपतित होने वाली सूर्य की किरणों को 2 बार अपवर्तन और 1 बार परावर्तन, यानी 2 बार अपवर्तन 2 हो गया, 1 बार परावर्तन 1 हो गया, तो 21। प्राथमिक इंद्रधनुष 21, 2 बार अपवर्तन 1 बार परावर्तन, तो प्राथमिक इंद्रधनुष का निर्माण होता है। प्राथमिक इंद्रधनुष में लाल रंग बाहर की ओर और बैंगनी रंग अंदर की ओर। लाल प्रथम में लाल बाहर होगा, घंटी या खतरे के निशान पहले ही दिख जाती है लाल, प्राथमिक रंग में लाल कलर, और बैंगनी जो है अंदर की ओर। इसमें अंदर वाली बैंगनी किरण आँख पर 40 डिग्री तथा बाहरी वाली लाल किरण आँख पर 42 डिग्री का कोण बनाती है। जो बाहर लाल होगा वो 42 डिग्री का कोण बनाएगा और अंदर का जो बैंगनी होगा वह 40 डिग्री का कोण बनाता है। यह प्राथमिक इंद्रधनुष में 21 से निमोनिक है, समझिए। और फिर द्वितीय इंद्रधनुष होता है, इसको 22 समझिए। इसमें 2 बार अपवर्तन और 2 बार परावर्तन। इसमें क्या है कि बैंगनी किरण आँख पर 54 डिग्री का कोण बनाती है और लाल जो है 50 डिग्री का। इसमें क्या है, इसमें बाहर की ओर बैंगनी रंग होगा, जस्ट अपोजिट प्राथमिक रंग का। अगर उसमें बाहर प्राथमिक रंग में बाहर होता है लाल, तो इसमें बाहर होता है बैंगनी, उसमें अंदर होता है बैंगनी, तो इसमें अंदर होता है लाल। द्वितीयक इंद्रधनुष प्राथमिक इंद्रधनुष की अपेक्षा कुछ धुंधला दिखाई पड़ता है। नहला को प्राथमिक रंग कहते हैं, जैसे न से नीला, ह से हरा, ल से लाल, नहला। पीला, मैजेंटा एवं पिकाक नीला को द्वितीयक रंग कहते हैं। पीला, मैजेंटा एवं पिकाक नीला को कौन सा रंग, द्वितीयक रंग कहते हैं। जैसे लाल प्लस नीला मिलाएंगे तो मैजेंटा बनेगा। लाल प्लस नीला मिलाएंगे तो मैजेंटा बनेगा। हरा प्लस नीला मिलाएंगे तो पिकॉक नीला बनेगा, और लाल प्लस हरा पीला बनता है। फिर आ गया प्रकाश तरंगों का व्यतिकरण, इन्फरेंस ऑफ लाइट। जब समान आवृत्ति की 2 प्रकाश तरंगें किसी माध्यम में एक ही दिशा में गमन करती हैं तो उनके अध्यारोपण के फलस्वरूप प्रकाश की तीव्रता में परिवर्तन होता जाता है और इसी को प्रकाश का व्यतिकरण कहते हैं। फिर प्रकाश तरंगों का ध्रुवण, पोलराइजेशन ऑफ लाइट वेव्स। इसका मतलब है ध्रुवण प्रकाश संबंधी ऐसी घटना है जो अनुदैर्घ्य तरंग, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स और अनुप्रस्थ तरंग, ट्रांसवर्स वेव में अंतर स्पष्ट करती है। प्रकाश तरंगों का ध्रुवण क्या करता है, अनुदैर्घ्य और अनुप्रस्थ में अंतर प्रकट करती है। अनुदैर्घ्य तरंग में ध्रुवण की घटना नहीं होती है। अनुदैर्घ्य में ध्रुवण की घटना नहीं होती है, किसमें, अनुदैर्घ्य में, लॉन्गिट्यूडनल में, जबकि अनुप्रस्थ में ध्रुवण की घटना होती है। अनुप्रस्थ में ध्रुवण की घटना होती है। यदि प्रकाश तरंग के कंपन प्रकाश संचरण की दिशा के लंबवत तल में एक ही दिशा में हो तो प्रत्येक दिशा में सममित न हो तो इस प्रकाश को समतल ध्रुवित प्रकाश कहते हैं। जैसे प्रकाश स्रोतों जैसे विद्युत बल्ब, मोमबत्ती, ट्यूबलाइट आदि से उत्सर्जित प्रकाश अध्रुवित प्रकाश होते हैं, अनपोलराइज्ड लाइट। कौन कौन, विद्युत बल्ब, मोमबत्ती, ट्यूबलाइट, इस तरह जो निकलते हैं ये सब उत्सर्जित प्रकाश अध्रुवित होते हैं।
चारों ओर फैलते हैं क्योंकि ये समतल ध्रुवित प्रकाश उत्पन्न करने के लिए पोलराइडों का प्रयोग किया जाता है। यह एक बड़े आकार की फिल्म होती है जो दो कांच प्लेटों के बीच रखा जाता है। यह फिल्म नाइट्रोसेल्यूलोज तथा हर्पेथाइड के मिश्रण की बनी होती है। पोलराइडों का हमारे जीवन में काफ़ी उपयोग है, जैसे पानी से भीगी सड़कें, अत्यधिक श्वेत प्रकाश अथवा चमकीले सतहों आदि से परावर्तित प्रकाश की चकाचौंध से बचने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। जब दो कारें एक दूसरे की ओर आती हैं तो उनके प्रकाश के कारण चकाचौंध से दुर्घटना हो सकती है। इसे रोकने के लिए कारों में पोलराइडों का उपयोग किया जाता है। सिनेमा घरों में पोलराइडो चश्मे पहनकर 3 बीमाओं वाले चित्र को देखा, यानी 3D जो देखते हैं। फोटोग्राफी में होता है पोलराइड। अब आ गया प्रकाश का विवर्तन, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। प्रकाश का विवर्तन मतलब यदि किसी प्रकाश स्रोत व पर्दे के बीच कोई अपारदर्शी अवरोधक ऑब्स्टिकल रख दिया जाए तो हमें पर्दे पर अवरोध की स्पष्ट छाया शैडो दिखाई पड़ती है। इससे स्पष्ट होता है कि प्रकाश का संचरण सीधी रेखा में होती है, लेकिन यदि अवरोध आकर बहुत छोटा हो तो प्रकाश अपने सरल रेखी संचरण से हट जाता है। यही है प्रकाश के विवर्तन के कारण ही दूरदर्शी में तारों के प्रतिबिंब तीक्ष्ण बिंदुओं की तरह दिखाई न देकर अस्पष्ट धब्बों की तरह दिखाई देते हैं। प्रकाश के विवर्तन के कारण ही प्रकाश का विवर्तन अवरोधक के आकार पर निर्भर करता है। प्रकाश का विवर्तन इसके तरंग प्रकृति की पुष्टि करता है। ध्वनि तरंगों की तरंग दैर्घ्य प्रकाश के तरंग दैर्घ्य की तुलना में बहुत अधिक होती है। क्या है? ध्वनि तरंगों की तरंग दैर्घ्य प्रकाश के तरंग दैर्घ्य की तुलना में बहुत अधिक होती है। इस कारण से ध्वनि तरंगों में विवर्तन की घटना आसानी से देखने को मिलती है। प्रकाश का प्रकीर्णन से क्या होता है? रंग वाली घटना इसमें होती है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। जैसे इस घटना को लॉर्ड रैले ने बताया कि किसी रंग का प्रकीर्णन उसकी तरंग दैर्घ्य पर निर्भर करता है। किसी रंग का प्रकीर्णन स्कैटरिंग ऑफ लाइट उसके तरंग दैर्घ्य पर निर्भर करता है तथा जिस रंग के प्रकाश की तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है उस रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक तथा जिस रंग का प्रकाश की तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होती है उस रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। जैसे बैंगनी रंग जिसकी तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है इसका प्रकीर्णन सबसे अधिक। जगह प्रकीर्णन के कुछ उदाहरण, जैसे आकाश का रंग सूर्य के प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण नीला दिखाई देता है। रंग वाली जब घटना आए तो प्रकीर्णन समझिए। सूर्य उगते व डूबते समय प्रकीर्णन के कारण ही लाल दिखाई देता है। जब सूर्य दिन के समय सिर के ऊपर होता है तो प्रकाश को वायुमंडल से कम दूरी तय करनी पड़ती है, जिसके कारण प्रकीर्णन कम होता है। वह सूर्य सफ़ेद दिखाई देता है। इसमें देखिए रंग वाला जो सफ़ेद लाल रंग आ जाए तो समझिए प्रकीर्णन की घटना होगी। समुद्र का पानी भी प्रकीर्णन के कारण नीला दिखाई देता है। फिर देखिए रंग आ गया। क्रोमैटिक एबरेशन क्या होता है? वर्ण विपथन। जब हम श्वेत प्रकाश से लेंस द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं तो प्रतिबिंब प्रायः रंगीन व अस्पष्ट होता है। लेंस द्वारा उत्पन्न प्रतिबिंब के इस दोष को वर्ण विपथन कहते हैं। फिर आ गया मानव नेत्र, ह्यूमन आई। आँख एक कैमरे की भांति कार्य करता है। कैसे करता है? एक कैमरे की भांति। एक कॉर्निया होता है। नेत्रदान में कॉर्निया को ही दान दे दिया जाता है। क्या दिया जाता है? नेत्रदान में क्या दिया जाता है? कॉर्निया को दान दिया जाता है। आँख में प्रकाश कॉर्निया से होकर ही प्रवेश करता है। आँख में प्रकाश जो है यह कॉर्निया से होकर ही प्रवेश करता है।
कॉर्निया के पीछे एक रंगीन अपारदर्शी झिल्ली का पर्दा होता है। कैसा होता है? रंगीन होता है, अपारदर्शी होता है, जिसे परितारिका या आइरिस कहते हैं। आइरिस कैसा होता है? रंगीन होता है और अपारदर्शी। आइरिस के बीच में एक छेद होता है जिसे आँख की पुतली, प्यूपिल अथवा नेत्र तारा कहते हैं। आइरिस का कार्य आँख में जाने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करना होता है। प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित कौन करता है? आइरिस। अधिक प्रकाश में यह स्वतः सिकुड़कर छोटा हो जाता है। आइरिस, जब आँख में अधिक प्रकाश आएगा तो यह सिकुड़ जाएगा, तथा अंधेरे में कम प्रकाश में स्वतः फैल जाता है। आइरिस। लेंस अपने स्थान पर मांसपेशियों के बीच टिका रहता है तथा उसमें अपनी फोकस दूरी को बदलने की क्षमता होती है। कॉर्निया और आँख के लेंस के बीच में एक नमकीन पारदर्शी द्रव भरा रहता है जिसे नेत्रों और जली किसके बीच? कॉर्निया और आँख के लेंस के बीच होता है यह एक्वस ह्यूमर। इसका अपवर्तनांक 1.336 होता है। आँख के लेंस के पीछे एक अन्य पारदर्शी द्रव होता है जिसे कचाभ द्रव, विट्रियस ह्यूमर कहते हैं। दृढ़ पटल के नीचे काले रंग की एक झिल्ली होती है जिसे रक्त पटल कहते हैं, कोरोइड। दृष्टि सिराओं या तंत्रिकाओं की एक फिल्म होती है। दृष्टि सिराएं या तंत्रिकाएं की एक फिल्म होती है। ये सिराएं वस्तु के प्रतिबिंब के रूप, रंग और आकार का ज्ञान मस्तिष्क तक पहुंचाती हैं। किसी वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें कॉर्निया तथा नेत्रों से गुजरने के बाद लेंस पर आपतित होती हैं तथा इससे अपवर्तित होकर कचाभ द्रव से होती हुई रेटिना पर पड़ती है। रेटिना पर वस्तु का प्रतिबिंब उल्टा व एवं वास्तविक बनता है। रेटिना पर वस्तु का प्रतिबिंब कैसे बनता है? उल्टा और वास्तविक। रेटिना पर बने उल्टे प्रतिबिंब को सीधा करने का काम मस्तिष्क दृष्टि तंत्रिका के माध्यम से करता है। रेटिना के बीचों बीच एक पीला भाग होता है जहां पर बना हुआ प्रतिबिंब सबसे अधिक स्पष्ट दिखाई देता है। इसे पीत बिंदु, येलो स्पॉट कहते हैं। आँखों की समंजन क्षमता, पावर ऑफ एकोमोडेशन ऑफ आई। किसी वस्तु को स्पष्ट देखने के लिए यह आवश्यक है उसमें चलने वाली प्रकाश की किरणें रेटिना पर ही केंद्रित हों, तभी वह हमको दिखाई देती हैं। सामान्य अवस्था में दूर की वस्तुओं से चलने वाली किरणें स्वतः ही रेटिना पर ही केंद्रित होती हैं, जिससे आँख की मांसपेशियों पर कोई तनाव नहीं पड़ता एवं वस्तु हमें दिखाई देने लगती है। जब आँख किसी समीप की वस्तु को देखता है तो मांसपेशियाँ सिकुड़कर लेंस के तलों की वक्रता त्रिज्याओं को छोटी कर देती हैं। इससे आँख के लेंस की फोकस दूरी कम हो जाती है। यही दोनों के बीच जो बैलेंस करता है यही होता है पावर ऑफ एकोमोडेशन ऑफ आई। फिर कलर विजन होता है। एक होता है शंकु जिसे कोन कहते हैं, एक होता है छड़ जिसे रॉड्स कहते हैं। रेटिना में दो प्रकार की प्रकाश संवेदनशील कोशिकाएं होती हैं, यही शंकु और छड़। छड़ के आकार की कोशिकाएं प्रकाश की तीव्रता के अनुरूप प्रतिक्रिया करती हैं, यानी छड़ जो है प्रकाश की तीव्रता का नियंत्रण करती है। ये धुंधले प्रकाश के प्रति अधिक संवेदनशील होती हैं। कौन? छड़ या रोड्स। धुंधले प्रकाश की प्रति अधिक संवेदनशील रोड्स होती हैं, इसलिए अंधेरे में भी हम किसी वस्तु को अनुमान लगा सकते हैं रोड्स के कारण। जब प्रकाश अधिक चमकीला हो जाता है तो छड़ कार्य करना कम कर देता है और शंकु संवेदनशील हो जाता है। एक सामान्य व्यक्ति के रेटिना में 3 प्रकार की शंकु कोशिकाएं होती हैं। एक सामान्य व्यक्ति के रेटिना में 3 प्रकार की शंकु कोशिकाएं होती हैं। पहले प्रकार की कोशिकाएं छोटे तरंग दैर्घ्य वाले प्रकाश जैसे नीले वर्ण के प्रकाश के प्रति अधिक संवेदनशील होती हैं। पहला नीले वर्ण के।
दूसरे प्रकार की कोशिकाएं मध्यम तरंग दैर्ध्य वाले प्रकाश के प्रति संवेदनशील होती हैं, जैसे हरा रंग। तीसरे प्रकाश की संघ कोशिकाएं बड़े तरंग दैर्ध्य वाले प्रकाश के प्रति अधिक संवेदनशील होती हैं, जैसे लाल रंग। तो पहले जो होती हैं वो कैसे, नीला, दूसरा जो होती हैं वो हरा, और तीसरा जो होती हैं वो लाल। वर्ण अनुकूलन, क्रोमैटिक एडेप्टेशन। यदि किसी चमकीले रंगीन कागज को आधा ढक दिया जाए और खुले आधे भाग को लगातार 30 सेकंड तक देखने के बाद ढके हुए आधे भाग को हटाकर देखा जाए तो पहले वाला भाग बाद वाले भाग की तुलना में कम चमकीला दिखाई देगा। यही होता है क्रोमैटिक एडेप्टेशन। डिफेक्ट्स ऑफ विजन। एक सामान्य व्यक्ति में अस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होती है। निकट दृष्टि दोष क्या का, इसे मायोपिया या शॉर्ट साइटनेस कहते हैं। जैसे इस रोग से ग्रसित व्यक्ति नज़दीक की वस्तु देखिए जस्ट अपोज, नाम है निकट और देख ले, जबकि इसमें नज़दीक की वस्तु देख भी ले रहा है, तो नाम के विपरीत होता है ये। निकट दृष्टि दोष का मतलब कि नज़दीक की वस्तु देख लेता है परंतु दूर की वस्तु को नहीं देख पाता। निकट नज़दीक देखेगा, निकट। इसका कारण क्या है निकट दृष्टि दोष का? इसमें लेंस की गोलाई बढ़ जाती है। क्या बढ़ जाती है निकट दृष्टि दोष में? गोलाई बढ़ जाती है और लेंस की क्षमता भी बढ़ जाती है। क्या क्या बढ़ता है? एक तो गोलाई बढ़ती है और क्षमता बढ़ती है। गोलाई गोल का क्षमता बढ़ जाएगी निकट दृष्टि दोष में, और घटेगा क्या? वो फोकस। निकट में जब आदमी रहता है तो हम लोग उस पर फोकस नहीं कर पाते ना, दूर की व्यक्ति को ज़्यादा याद करते हैं, निकट के व्यक्ति को नहीं उतना ध्यान देते। यही है, इस पर फोकस हम लोग नहीं कर पाते हैं निकट दृष्टि। तो लेंस की इसमें फोकस दूरी घट जाती है निकट दृष्टि दोष में, और दो चीज़ बढ़ती है, गोलाई बढ़ जाती है और क्षमता बढ़ जाती है। और निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं, अवतल। फिर दूर दृष्टि दोष होता है जिसे हाइपरमेट्रोपिया कहते हैं। इसमें क्या होती है? इसमें जस्ट अपोजिट होता है निकट का। इसमें क्या होता है? इसमें गोलाई कम हो जाती है और लेंस की क्षमता घट जाती है, और लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाती है। जब आदमी दूर रहता है तो हम लोग उस पर ज़्यादा फोकस करते हैं, तो यानी जस्ट अपोजिट ऑफ मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया। इस रोग में निकट की वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है। दूर दृष्टि दोष में क्या होता है? रेटिना के पीछे बनता है, और जबकि निकट दृष्टि दोष में प्रतिबिंब जो है रेटिना पर न बनकर रेटिना के आगे बनता है। निकट में क्या होगा? आगे बन जाएगा, और दूर में रेटिना के पीछे बन जाएगा। निकट रहेगा तो आगे, निकट कोई चीज़ है बहुत आगे आगे चलता है, और दूर रहता है कोई चीज़ तो पीछे पीछे चलता है। दूर दृष्टि दोष में उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। प्रेसबायोपिया होता है, वृद्धावस्था में होता है। इसमें न तो दूर न तो नज़दीक, दोनों नहीं देख पाते। इसमें द्विफोक्सी लेंस, बायोफोकल लेंस का प्रयोग किया जाता है जरा दृष्टि दोष में। फिर दृष्टि वैषम्य या अबिंदुकता, एंटीगैमेटिज्म। यह दोष नेत्र लेंस की क्षैतिज, हॉरिजेंटल या ऊर्ध्वाधर, वर्टिकल वक्रता में अंतर आ जाने के कारण उत्पन्न होता है। कौन? एंटीगैमेटिज्म या दृष्टि वैषम्य या अबिंदुकता। इसमें प्रॉब्लम क्या? हॉरिजेंटल यानी क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर की जो समस्याएं होती है इसी के कारण होती है। अंतर स्पष्ट नहीं हो पाता, इसके कारण उत्पन्न होता है। इसमें नेत्र क्षैतिज दिशा में तो ठीक देख पाता है परंतु ऊर्ध्व दिशा यानी वर्टिकली नहीं देख पाता है। क्षैतिज तो देख लेगा अबिंदुकता में, एंटीगैमेटिज्म में, लेकिन ऊर्ध्व वर्टिकल नहीं देख पाएगा। या फिर नेत्र ऊर्ध्व दिशा में तो ठीक देख पाता है परंतु क्षैतिज में नहीं देख पाएगा। कोई न कोई एक समस्या रहेगी, कभी क्षैतिज देख पाएगा तो वर्टिकल नहीं देख पाएगा, कभी वर्टिकल देख पाएगा तो हॉरिजॉन्टल नहीं देख पाएगा। इसका निवारण के लिए बेलनाकार सिलेंड्रिकल लेंस का प्रयोग किया जाता है अबिंदुकता में।
कौन सा? सिलेंडर लेंस का प्रयोग किया जाता है। फिर एक होता है कलर ब्लाइंडनेस, जिसे वर्णांधता कहते हैं। यह जो है रेटिना की स्क्वाक्वार कोशिकाओं के विभिन्न दोषों पर निर्भर करता है। रेटिना की स्क्वाक्वार कोशिकाओं के विभिन्न दोषों पर निर्भर करता है। वर्णांधता आनुवंशिक बीमारी होती है, इसका इलाज नहीं किया जा सकता। इस बीमारी से ग्रसित व्यक्ति को हरे और लाल रंग की पहचान नहीं होती। दृष्टि निर्बंधन परसिस्टेंस ऑफ विजन, किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर 1/10 सेकंड तक रहता है। कितना? 1/10 सेकंड तक यही होता है। चलचित्र जो है इसी सिद्धांत पर कार्य करता है। दृष्टि निर्बंधन के कारण ही उल्काएं आकाश में लंबी रेखा जैसा मालूम होती हैं। तेजी से चलते हुए बिजली के पंखे भी इसी कारण अस्पष्ट दिखाई देते हैं। लेंस, प्रकाशरोधी बॉक्स के आगे के भाग में एक उत्तल लेंस लगा रहता है जिसे अभिदृश्यक लेंस ऑब्जेक्टिव लेंस कहते हैं। अच्छे जो कैमरे होते हैं उनमें अभिदृश्यक लेंस कई लेंसों से मिलाकर बना होता है, ऑब्जेक्टिव लेंस। फिर डायफ्राम होता है। यह क्या है? अभिदृश्यक लेंस के ठीक सामने धातु का एक गोल पर्दा लगा होता है जिसके बीच में एक छिद्र होता है जिसे डायफ्राम कहते हैं। डायफ्राम के छिद्र से होकर ही प्रकाश कैमरे में प्रवेश करता है। डायफ्राम के छिद्र से होकर ही प्रकाश जो है कैमरे में प्रवेश करता है। छिद्र का आकार आवश्यकता अनुसार बढ़ाया या घटाया जा सकता है। फोटोग्राफिक फिल्म क्या होती है? यह सेलुलाइड की फिल्म होती है। फोटोग्राफी कैसी? सेलुलाइड की फिल्म होती है जिस पर जिलेटिन में सिल्वर ब्रोमाइड की पतली तह जमी रहती है। फोटोग्राफी फिल्म यह सेलुलाइड की फिल्म होती है जिस पर जिलेटिन में सिल्वर ब्रोमाइड की पतली तह जमी रहती है। जब इस पर प्रकाश गिरता है तो रासायनिक क्रिया होती है। आवर्धक कांच या सरल सूक्ष्मदर्शी मैग्नीफाइंग ग्लासेस और सिंपल माइक्रोस्कोप, यह एक कम फोकसांतर का उत्तल लेंस होता है। कैसा होता है उत्तल लेंस? आवर्धक। इसके मुख्य फोकस के अंदर रखी वस्तु का प्रतिबिंब सीधा, काल्पनिक तथा वस्तु से बड़ा होता है। लेंस के आवर्धन और आवर्धन क्षमता में अंतर होता है। अब दूरबीन एक प्रकाशिक यंत्र है जिसकी सहायता से आकाशीय पिंड या बहुत दूर की वस्तु को देखा जाता है। दूरबीन दो प्रकार के होते हैं, एक अपवर्तन दूरबीन और एक परावर्तन, रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप और रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप। फिर अपवर्तन दूरबीन 3 प्रकार के होते हैं, खगोलीय दूरबीन, पार्थिव दूरबीन, गैलीलियन दूरबीन। खगोलीय दूरबीन के डेनमार्क के शास्त्री केपलर ने इसमें उत्तल लेंस लगे होते हैं। खगोलीय दूरबीन में क्या लगे होते हैं? उत्तल लेंस। पार्थिव दूरबीन होता है, खगोलीय दूरबीन में अंतिम प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा उल्टा होता है। खगोलीय दूरबीन में अंतिम प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा छोटा होता है। अब आ जाइए विद्युत, स्थिर वैद्युतिकी। थेल्स ने 600 ईसा पूर्व यूनान के थेल्स ने देखा कि जब अंबर को बिल्ली की खाल से रगड़ा जाता है तो उसमें कागज के छोटे छोटे टुकड़े आग से आकर्षित करने का गुण आ जाता है। बाद में इस पर और काम हुआ। आवेशों के लिए ऋणात्मक एवं धनात्मक पदों का प्रयोग सर्वप्रथम बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था। बेंजामिन फ्रैंकलिन के अनुसार कांच को रेशम से रगड़ने पर कांच पर उत्पन्न विद्युत को धनात्मक विद्युत कहा गया। क्या है? कांच को रेशम से रगड़ने पर कांच
पर उत्पन्न विद्युत को धनात्मक विद्युत कहा गया। एबोनाइट या लाख की छड़ को फ्लानेल या रोएदार खाल, इन दोनों में से किसी एक से रगड़ने पर उन पर उत्पन्न विद्युत को ऋणात्मक विद्युत कहा गया। जैसे यदि कांच को रेशम के साथ रगड़ा जाए तो कांच में धन आवेश उत्पन्न होगा। जिसको रगड़ा जाता है उसमें धन आवेश होगा। यदि कांच को रगड़ा जाता है किससे, रेशम पे, तो धन आवेश किस पे होगा, कांच पर। लेकिन यदि कांच को रोओं से रगड़ा जाए तो कांच में ऋण आवेश उत्पन्न होगा। आधुनिक इलेक्ट्रॉन सिद्धांत, मॉडर्न इलेक्ट्रॉन थियरी, इस सिद्धांत का विकास थॉमसन और रदरफोर्ड और नील्स बोर आदि ने किया। अर्धचालक कौन कौन है? सेलेनियम एक अर्धचालक है। सेलेनियम का सिलिकॉन, जर्मेनियम, कार्बन भी एक अर्धचालक हैं, सेमीकंडक्टर। अर्धचालक वो होते हैं जिनकी विद्युत चालकता चालक एवं अचालक पदार्थों के बीच होती है। किसके बीच? चालक और अचालक के बीच। ताप बढ़ाने पर चालक पदार्थों का विद्युत प्रतिरोध बढ़ता है, उसकी विद्युत चालकता घटती है। प्रतिरोध तो बढ़ेगा और चालकता घटेगी। जबकि ये है चालक पदार्थों के लिए। जबकि अर्धचालक पदार्थों की विद्युत चालकता ताप बढ़ाने पर बढ़ती है। अर्धचालक पदार्थों की विद्युत चालकता ताप के बढ़ाने पर बढ़ती है तथा ताप के घटाने पर घटती है। बढ़ाओगे इसमें तो बढ़ेगी, घटाओगे तो घटेगी। परम शून्य ताप पर अर्धचालक पदार्थ आदर्श अचालक की भांति व्यवहार करता है। अर्धचालक पदार्थों में अशुद्धियों मिलाने पर भी उसकी विद्युत चालकता बढ़ जाती है। अर्धचालकों में सामान्य अवस्था में मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, लेकिन विशेष परिस्थितियों जैसे उच्च ताप या अशुद्धियाँ मिलाने पर मुक्त इलेक्ट्रॉन प्राप्त किए जा सकते हैं। पृष्ठ घनत्व सबसे अधिक नुकीले भाग पर होता है। विद्युत बल के नियम या कूलाम्ब का नियम, दो समान आवेशों के बीच प्रतिकर्षण और असमान आवेशों के बीच आकर्षण बल का कार्य करता है। आवेश का मात्रक कूलाम्ब होता है। क्या कूलाम्ब होता है? कूलाम्ब का महत्व क्या है कि किसी परमाणु के नाभिक तथा इलेक्ट्रॉनों के बीच कार्यकारी बल, परमाणुओं को परस्पर बांधकर अणु बनाने वाले बल, परमाणु अथवा अणुओं को परस्पर बांधकर ठोस अथवा द्रव बनाने वाले बलों को समझा जाता है। विद्युत तीव्रता का मात्रक वोल्ट प्रति मीटर होता है या न्यूटन। यह एक सदिश राशि है। विद्युत विभव होता है एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। विद्युत विभव का एसआई मात्रक जूल प्रति कूलम्ब होता है। विद्युत विभव का एसआई मात्रक जूल प्रति कूलम्ब होता है, जिसे वोल्ट भी कहते हैं। विभव का मात्रक वोल्ट। विभव क्या है? एक अदिश राशि है। विभवांतर का मात्रक वोल्ट होता है, यह एक अदिश राशि है। विभवांतर कैसा है? अदिश है। विद्युत धारिता का एसआई मात्रक फैराडे। धारिता का एसआई मात्रक क्या होता है? फैराडे होता है। विद्युत धारा अदिश। विद्युत धारा करंट, इलेक्ट्रिसिटी दो भिन्न विभव की वस्तुओं को यदि किसी धातु की तार में जोड़ दिया जाए तो यह होता है अलग। विद्युत धारा क्या है? अदिश है। विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर।
वह क्षण जो धनावेशित होता है एनोड कहलाता है। एनोड क्या होता है? एनोड जो है धनावेशित होता है और कैथोड ऋणावेशित होता है। कैथोड ऋणावेशित और एनोड धनावेशित। प्राथमिक सेल होते हैं, जैसे प्राथमिक सेल कौन कौन सा है? वोल्टी सेल, लेक्लांसे सेल, डेनियल सेल, शुष्क सेल, ये सब क्या है? प्राथमिक सेल के उदाहरण हैं। वोल्टी, लेक्लांसे, डेनियल, शुष्क, ये सब क्या हैं? लेक्लांसी सेल के उदाहरण हैं। द्वितीय सेल होते हैं, इसमें रासायनिक ऊर्जा होती है दूसरी सेल में। प्राथमिक सेलों में रासायनिक ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है और यह प्राथमिक सेल एक बार प्रयोग करने के बाद बेकार हो जाता है, जबकि द्वितीय सेल में पहले विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में, फिर रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। इसे रिचार्जेबल सेल भी कहा जाता है। लेक्लांसे सेल, इस सेल में कांच के एक बर्तन में अमोनियम क्लोराइड का संतृप्त विलयन भरा रहता है। एक शुष्क सेल होता है ड्राई सेल, विद्युत अपघट्ट विलयन के रूप में। शुष्क सेल में जैसे तार, ट्रांजिस्टर, रेडियो आदि इन सब में प्रयोग किया जाता है। ओम का नियम क्या है? धारा और विभवांतर के बीच संबंध की खोज सर्वप्रथम जर्मनी के जॉर्ज साइमन ओम ने की थी। धारा और विभवांतर के बीच, यही ओम है। स्थिर ताप पर किसी चालक में प्रवाहित होने वाली धारा चालक के सिरों के बीच विभवांतर के समानुपाती होती है। जब किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो चालक में गतिशील इलेक्ट्रॉन अपने मार्ग में आने वाले इलेक्ट्रॉनों, परमाणुओं एवं आयनों से निरंतर टकराते रहते हैं। इसी कारण प्रतिरोध की उत्पत्ति होती है। प्रतिरोध का अस्थायी मात्रक ओम होता है। चालक पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है, ताप पर करता है, लंबाई पर निर्भर करता है, क्षेत्रफल पर करता है। डायोड एवं ट्रायोड बल्ब में प्लेट धारा ओम के नियम का पालन न करके चाइल्ड लैंग मूर नियम का पालन करता है। किसका? डायोड एवं ट्रायोड बल्ब में प्लेट धारा ओम के नियम का पालन न करके चाइल्ड लैंग मूर नियम का पालन करता है। चांदी का विशिष्ट प्रतिरोध 1.6 × 10⁸ सब में 10⁸ है। लोहा में 27, एल्युमिनियम में 27, लोहा में 10, पारा में 98। कांच में चांदी में कितना होता है? 1.6 × 10⁸, लोहा में 10 × 10⁸, लकड़ी में 10⁸ माइनस 10⁻−11। चालकता की एसआई इकाई ओम या इसे महो भी कहते हैं। इसकी एसआई इकाई सीमेन भी कहते हैं। चालकता महो, सीमेन ये सब होता है। श्रेणी क्रम संयोजन, यह क्या है? अधिकतम प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए प्रतिरोधी को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। श्रेणी क्रम। विद्युत परिपथ में इष्ट धारा प्राप्त करने के लिए प्रायः एक से अधिक प्रतिरोधों का व्यवहार किया जाता है। सीरीज कॉम्बिनेशन। अधिकतम प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। पार्श्वबंध या समांतर क्रम संयोजन, पैरेलल कॉम्बिनेशन। यदि प्रतिरोधों को इस प्रकार जोड़ा जाए कि हर प्रतिरोध पर विभवांतर समान रहे तो यह प्रतिरोधों का समांतर क्रम संयोजन होता है। क्या है समांतर क्रम संयोजन? क्या है? यदि प्रतिरोधों को इस प्रकार जोड़ा जाए कि हर प्रतिरोध पर विभवांतर समान रहे तो यह प्रतिरोधों का समांतर क्रम संयोजन होता है। अर्थात प्रतिरोधों के समांतर क्रम में
संयोजन की पहचान प्रत्येक प्रतिरोध पर विभवांतर का समान होना है। किलोवाट घंटा या यूनिट। उदाहरण के लिए यदि 200 वाट के विद्युत बल्ब को प्रतिदिन 5 घंटे जलाया जाता है तो प्रतिदिन कितने यूनिट विद्युत ऊर्जा खर्च होगी? तो 200 गुणे 5, 200 वाट है और 5 घंटे जलाया जाता है तो 200 वाट गुणे 5 अपान 1000, 1000 से भाग देते हैं तो बराबर 1 यूनिट आएगा। ऐसे ही जैसे एक विद्युत हीटर है 200 वोल्ट पर 5 एम्पीयर धारा लेता है, उसे 5 घंटे तक चालू करते हैं तो यह भी 220 गुणे 5 अपान 1000 बराबर 5.5 यूनिट। चुंबकीय प्रभाव क्या होता है? जब किसी चालक से विद्युत धारा का प्रवाह होता है तो चालक के चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। सन 1812 में कोपेनहेगन के निवासी ऑर्स्टेड ने एक प्रयोग द्वारा पता लगाया। चुंबकत्व की दिशा संबंध नियम। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा मैक्सवेल के कॉर्क स्क्रू नियम, फ्लेमिंग के दाहिने हाथ के नियम पर आदि पर दी जाती है। क्या है? मैक्सवेल के कॉर्क स्क्रू नियम और फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम। फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम क्या है? तो जिस तार से होकर धारा बहती है उस तार के ऊपर यह दाहिने हाथ को रखकर अंगूठे तथा पहली 2 उंगलियों को इस प्रकार फैलाया जाए कि वे एक दूसरे को समकोण दिशा में हों। कैसी दिशा में? समकोणिक दिशा में हों। और यह तर्जनी 4 फिंगर धारा की दिशा तथा बीच वाली उंगली सुई की विक्षेपित दिशा बतावे तो अंगूठे की दिशा चुंबकीय बल की दिशा होती है। लॉरेंज बल क्या है? जब किसी चुंबकीय क्षेत्र में कोई आवेशित कण गति करता है तो उस पर एक बल आरोपित होता है जिसे लॉरेंज बल कहते हैं। यह बल कण के आवेश, उसकी चाल तथा चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के अनुक्रमानुपाती होता है। लॉरेंज बल क्या है? जब किसी चुंबकीय क्षेत्र में कोई आवेशित कण गति करता है तो उस पर एक बल आरोपित होता है जिसे लॉरेंज बल कहते हैं। नर्म लोहा से अस्थायी चुंबक बनता है। नरम लोहे से क्या बनते हैं? अस्थायी चुंबक बनते हैं। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक टेस्ला होता है जिसे टी से कहते हैं। चुंबकीय क्षेत्र को गॉस में भी व्यक्त किया जाता है। चुंबकीय क्षेत्र को गॉस में भी व्यक्त किया जाता है। धारामापी विद्युत परिपथ में विद्युत धारा की उपस्थिति बताने वाले यंत्र को धारामापी कहते हैं। शंट क्या होता है? शंट एक अत्यंत ही कम प्रतिरोध वाला तार होता है। शंट जो है एक अत्यंत ही कम प्रतिरोध वाला तार होता है। शंट उच्च धाराओं से धारामापी की रक्षा करता है क्योंकि यह मुख्य धारा का अधिकांश भाग अपने अंदर होकर प्रवाहित कर देता है। शंट क्या है? एक अत्यंत ही कम प्रतिरोध वाला तार। अमीटर क्या है? धारामापी के समानांतर क्रम में शंट लगाकर अमीटर बनाया जाता है। वोल्टमीटर क्या है? इसकी सहायता से 2 बिंदुओं के बीच विभवांतर ज्ञात किया जाता है। इसको उन 2 बिंदुओं के बीच समांतर क्रम में जोड़ते हैं जिनके बीच विभवांतर ज्ञात करना होता है। वोल्टमीटर का प्रतिरोध बहुत अधिक होता है। एक आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध अनंत होना चाहिए। एक आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध कैसा होना चाहिए? अनंत होना चाहिए। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण का उपयोग हृदय के लिए कृत्रिम पेसमेकर, डायनमो, ट्रांसफार्मर आदि बनाने के लिए किया जाता है। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण का उपयोग पेसमेकर में, डायनमो में, ट्रांसफार्मर में किया जाता है। लेंज का नियम, लेंज लॉ। प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा सदैव ऐसी होती है कि वह उस कारण का विरोध करती है जिससे उसकी उत्पत्ति हुई है। स्वप्रेरण, सेल्फ इंडक्शन। स्वप्रेरण को स्वप्रेरण गुणांक,
प्रेरकत्व द्वारा मापते हैं, इसका मात्रक हेनरी होता है। स्वप्रेरण का मात्रक क्या होता है? हेनरी। अन्योन्य प्रेरण गुणांक होता है कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। अन्योन्य प्रेरक का मात्रक भी हेनरी होता है। हेनरी स्वप्रेरण का भी होता है और हेनरी जो है अन्योन्य प्रेरकत्व का मात्रक भी होता है। दोनों का होता है हेनरी, स्वप्रेरण का भी और अन्योन्य प्रेरकत्व दोनों का। जिस इलेक्ट्रोड होकर धारा वोल्ट मीटर में प्रवेश करती है उसे एनोड कहते हैं। जिस इलेक्ट्रोड से होकर धारा वोल्ट मीटर में प्रवेश करती है उसे एनोड कहते हैं। एनोड में क्या करेगी? प्रवेश करेगी। तथा जिससे होकर धारा बाहर निकलती है उसे कैथोड कहते हैं। कैथोड में धारा बाहर निकलेगी और एनोड में धारा प्रवेश करेगी। अर्थात वोल्ट मीटर के धन इलेक्ट्रोड को एनोड और ऋण इलेक्ट्रोड को कैथोड कहते हैं। फिर एक संचायक सेल भी हो या द्वितीयक सेल, संचायक सेल को या द्वितीयक सेल भी कहते हैं। संचायक सेल में विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा के रूप में जमा किया जाता है और जब सेल को किसी परिपथ से जोड़ दिया जाता है तब सेल के भीतर एकत्रित रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में धीरे धीरे परिवर्तित होने लगती है। संचायक सेल, सीसा संचायक सेल, लेड एक्यूमुलेटर सेल, इसमें शीशे की दो पट्टिकाएँ होती हैं जिसके कारण हाइड्रोजन कैथोड पर और ऑक्सीजन एनोड पर जमा होता है। हाइड्रोजन किस पर होगा जमा? हाइड्रोजन जो है कैथोड पर जमा होता है और ऑक्सीजन जो है एनोड पर। सेल को अनावेशन की स्थिति को सल्फेंटिंग कहते हैं। सल्फेंटिंग की स्थिति सेल की अत्यधिक धारा निकालने पर तथा सेल को अनावेशित दशा में बहुत समय तक रखने पर उत्पन्न होती है। क्षारीय संचायक सेल, अल्कलाइन एक्यूमुलेटर सेल, इस सेल को एडिसन या निफे सेल भी कहते हैं। क्षारीय संचायक सेल को क्या कहते हैं? एडिसन या निफे सेल भी कहते हैं। धातुओं का शुद्धिकरण, इसके लिए अशुद्ध धातु का एनोड और शुद्ध धातु का कैथोड बनाया जाता है। सीबेक प्रभाव क्या होता है? सीबेक इफेक्ट तो ये होता है, सीबेक ने दो भिन्न भिन्न पदार्थों के तारों को उनके दोनों सिरे अलग अलग मिलाकर दो जंक्शन बनाया। जंक्शनों के तापों में अंतर रखने पर तारों से होकर विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है। थॉम्सन प्रभाव क्या है? ये सब विद्युत से संबंधित ऊष्मीय प्रभाव हैं। विद्युत थॉम्सन प्रभाव क्या है? यदि किसी तार के सिरे पर के तापों को नियत रखकर तार के बीच वाले भाग के ताप को बढ़ाया जाता है और साथ साथ तार से होकर विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो तार का पहला आधा भाग ठंडा और दूसरा आधा भाग गर्म हो जाता है। तार में धारा की दिशा बदल देने पर गर्म एवं ठंडे भाग में भी आपस में बदल जाते हैं। इस प्रभाव को थॉम्सन प्रभाव कहते हैं। ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित घरेलू उपकरण जैसे विद्युत हीटर, विद्युत प्रेस, बल्ब, ट्यूबलाइट, ये सब ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित हैं घरेलू उपकरण। विद्युत हीटर ऊष्मीय प्रभाव पर, विद्युत प्रेस ऊष्मीय प्रभाव पर, बल्ब, ट्यूबलाइट, ये सब ऊष्मीय प्रभाव। विद्युत हीटर जो है इसमें प्लास्टर ऑफ पेरिस का एक खांचेदार प्लेट होता है। निकल और क्रोमियम का मिश्र धातु होता है के एलिमेंट बना होता है। इसका लाल तप्त अवस्था में तार का ताप 800 से 1000 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। एक अच्छे हीटर के एलिमेंट की प्रतिरोधकता अधिक होनी चाहिए, साथ ही उच्च ताप पर ऑक्सीकरण नहीं होना चाहिए। घरेलू विद्युत प्रेस में अभ्रक के ऊपर नाइक्रोम का तार लिपटा हुआ रहता है। अभ्रक एक अच्छा प्रतिरोधी है। विद्युत बल्ब क्या है? विद्युत बल्ब का आविष्कार थॉमस एल्वा एडिसन ने किया था। इसमें टंगस्टन
तंतु का फिलामेंट होता है। टंगस्टन के ऑक्सीकरण को रोकने के लिए बल्ब के अंदर निर्वात कर दिया जाता है। कभी कभी पूर्णतः निर्वात न करके उसमें नाइट्रोजन या आर्गन गैस भी भर दी जाती है। कौन गैस? नाइट्रोजन या आर्गन गैस, ताकि उच्च ताप पर टंगस्टन का वाष्पीकरण न हो। उच्च ताप पर टंगस्टन वाष्पीकृत होकर बल्ब की दीवारों को काला कर देता है, जिसे ब्लैकनिंग कहते हैं। ट्यूबलाइट होता है, इसमें प्रतिदीप्तशील पदार्थ फ्लोरोसेंट सब्सटेंस का लेप चढ़ा होता है। फिर प्रत्यावर्ती धारा होती है। यह एक ऐसी धारा है जिसका परिमाण एक दिशा समय के साथ बदलते हैं। यह धारा पहले एक दिशा में शून्य से अधिकतम व अधिकतम से शून्य, फिर विपरीत दिशा में शून्य से अधिकतम व अधिकतम से शून्य की ओर जाती है। प्रत्यावर्ती धारा अमीटर या वोल्टमीटर। प्रत्यावर्ती धारा के पूरे चक्र के लिए धारा का मान शून्य होता है। इसी कारण प्रत्यावर्ती धारा एवं विभवांतर को मापने के लिए तप्त तार अमीटर एवं वोल्टमीटर का प्रयोग किया जाता है। प्रत्यावर्ती को दिष्ट धारा के समान संचायक सेल में संचित नहीं किया जाता। विद्युत चुंबकों में केवल दिष्ट धारा का प्रयोग किया जाता है। चोक कुंडली क्या होती है? चोक कुंडली होती है विद्युत परिपथ में प्रत्यावर्ती धारा की प्रबलता कम करने वाली कुंडली को चोक कुंडली कहते हैं। विद्युत परिपथ में प्रत्यावर्ती धारा की प्रबलता को कम करने वाली कुंडली को चोक कुंडली कहते हैं। चोक कुंडली का प्रयोग घरों की ट्यूबलाइट, रेडियो तथा परानली लैंप में किया जाता है। चोक कुंडली का प्रयोग कहाँ किया जाता है? चोक कुंडली ट्यूबलाइट में, चोक कुंडली रेडियो में, चोक कुंडली परानली लैंप में। अब आ जाइए ट्रांसफार्मर। तो ट्रांसफार्मर जो है यह एक ऐसा उपकरण है जिससे बिना विद्युत शक्ति नष्ट किए हुए प्रत्यावर्ती धारा के बल का मान बढ़ाया घटाया जाता है। इसमें क्या है? बल का मान घटाया भी जा सकता है या बढ़ाया। यह पारस्परिक प्रेरण म्यूचुअल इंडक्शन के सिद्धांत पर कार्य करता है। ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? पारस्परिक प्रेरण या म्यूचुअल इंडक्शन के सिद्धांत पर कार्य करता है। कुंडली को प्राथमिक कुंडली में बाह्य परिसर स्रोत से जोड़ने वाली कुंडली को प्राथमिक कुंडली और बाह्य परिपथ से जोड़ने वाली कुंडली को द्वितीयक कुंडली कहते हैं। अतः ऐसे ट्रांसफार्मर को अपचाइव ट्रांसफार्मर, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कहते हैं। ट्रांसफार्मर की क्षमता VA अर्थात वोल्ट एम्पीयर में मापी जाती है। किस में मापी जाती है ट्रांसफार्मर की क्षमता? तो वोल्ट एम्पीयर में। इसके अन्य बड़े मात्रक kVA अर्थात किलो वोल्ट एम्पीयर, MVA अर्थात मेगा वोल्ट एम्पीयर होते हैं। ट्रांसफार्मर केवल प्रत्यावर्ती धारा AC के लिए प्रयुक्त किया जाता है। किसके लिए? AC के लिए। डायनमो या जनरेटर यह एक ऐसा यंत्र है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। यह विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। डायनमो किस पे? विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है डायनमो। और ट्रांसफार्मर पारस्परिक प्रेरण के सिद्धांत पर। ट्रांसफार्मर पारस्परिक प्रेरण के सिद्धांत पर और डायनमो विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पर। माइक्रोफोन जो है इसकी सहायता से ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। माइक्रोफोन जो है विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित होता है। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण पर माइक्रोफोन भी होता है, डायनमो भी होता है, जबकि ट्रांसफार्मर पारस्परिक प्रेरण पर। विद्युत मोटर विद्युत धारा के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र द्वारा किसी चालक में गति उत्पन्न की जा सकती है। इसी सिद्धांत पर विद्युत मोटर कार्य करता है। विद्युत मोटर के इस सिद्धांत को माइकल फैराडे ने दिया था। विद्युत शक्ति क्या है?